में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशी समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्रीय विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। अब इसमें कहा गया है कि जब किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, मतलब जो देशीय समूह होते हैं, दो अलग अलग देश होते हैं, उनमें आपस में कितनी घनिष्ठता हो, आपस में कितना ही अच्छा संबंध हो, लेकिन भिन्नताएं जरूर मिलेगी। अलग अलग चीज़ें दोनों देशों में देखने को हमें जरूर मिलेगी, लेकिन उस समूह की जो मूल एकता तब प्रकट होती है। मूल एकता कब प्रकट होती है? जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। कि जो निकटवर्ती दो समूह होते हैं, कि आपस में जो निकटवर्ती आपस में जो पास में रहने वाले जो समूह होते हैं, इनकी भिन्नता आपस में रहने पे या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। जैसे हमारे भारत देश में सबकी अलग अलग भिन्नताएं हैं, वो एकता में रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी के जातीयता किसी में घुल मिल नहीं हुई है। लेकिन अन्य देशों में ऐसा होता है कि वो आपस में धुंधली पड़ जाती है या घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। वो कहते हैं कि इसमें जो प्राचीन और मध्य युग में जो आधुनिक राष्ट्र के विचार थे, आधुनिक मतलब नया, एक तरह से नए राष्ट्र के विचार ने जन्म तो नहीं लिया था, और यहाँ पे जो अलग अलग संबंध थे, सामंती अलग थे, धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व इनमें काफ़ी ज़्यादा था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञान इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। उस देश में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। कह रहे हैं जो हमारे भारत देश का वासी था, वो जब किसी भारत के किसी भी हिस्से में रहता, किसी भी हिस्से में, चाहे वो किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी अलग क्षेत्र में जाकर रहता, फिर भी वह उसमें अपनापन महसूस करता था, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है। लेकिन अगर वो किसी अलग देश में चला जाता था तो वहाँ पे खुद को अजनबी महसूस करता था। मतलब इतना बड़ा भारत देश उसे अजनबी नहीं लगता था, लेकिन वो किसी अन्य देश में चला जाता तो उसे वह देश अजनबी मालूम होता था। वहाँ पे वह खुद को परदेसी महसूस करता था, किसी और देश का रहने वाला। जो कि कहीं जाते हैं तो हमें ये फील होता है, वैसे ही उसे फील होता था कि उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोझ निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर बस गए थे, कुछ ही पीढ़ियों गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय बने रहे। कहते हैं कुछ लोगों को अजनबीपन का बोध कम होता था। किन लोगों को? कि जो वहाँ पे जाकर उनके धर्म को अपना लेते थे, उनकी संस्कृति को अपना लेते थे, उन्हें अजनबीपन का एहसास नहीं होता था किसी अन्य देश में जाकर। इसके अलावा बाकी सब भारतीयों को अलग देश में जाकर अजनबीपन का महसूस होता था, उन्हें ऐसे लगता था कि वो वहाँ पे परदेसी हैं। इसके बावजूद वो कह रहे हैं वे लोग जो किसी भारतीय गैर धर्म को मानने वाले थे या भारत में जाकर यहीं बस गए थे, कि जो लोग भारतीय धर्म को नहीं मानने वाले थे और वो भारत में आकर बस गए और कुछ पीढ़ियों गुजरने के बाद स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए वहाँ पर रहने के बावजूद, जैसे यहूदी, पारसी और मुस्लिम, ये भारत में आए थे बाहर से और यहाँ पर कुछ पीढ़ियाँ यहाँ पर रुके और वे संपूर्ण रूप से भारतीय हो गए। वे धर्म परिवर्तन के बावजूद, उनका धर्म परिवर्तन तो हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक तरह से भारतीय ही बने रहे, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेश में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तान ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। कि आज जब राष्ट्रीयवाद की धारणा, हमारा राष्ट्र काफ़ी बड़ा हो गया है, कि धारणा काफ़ी बड़ी हो गई है, यहाँ से एक भारत देश है जो हमारा एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर एकजुट रह रहा है। जब हमारे भारत देश का रहने वाला कहीं भी जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह इस्लाम धर्म का हो या फिर ईसाई धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, जब वो कहीं अन्य देश में जाता है, जैसे तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में,
बावजूद इसके कि वह इस्लाम धर्म का है, फिर भी वहाँ पे वो हिंदुस्तानी ही समझा जाएगा, न कि मुस्लिम धर्म का या ईसाई धर्म का। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती है। मैं बहुत सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे मन में अपने देश की जो मातृभूमि है, भारत माता है, इसमें कई अलग तस्वीरें हैं। यहाँ पे इतनी भिन्नताएं हैं कि जब दो आदमी एक जैसी सोच नहीं रख सकते तो इतने सारे जो समुदाय हैं उनकी सोच कितनी ज़्यादा भिन्न होगी, फिर भी वो एक है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदान भी है, यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे यहाँ पे गाँव भी हैं और कस्बों और शहर जितने भी हैं उनकी सबकी मैंने यात्रा की है। तलाश बुक लिखने के दौरान वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूप में और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी जाती है और जिसके बीच से कलकल खलखल करता झरना बहता। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और इसे सहेज कर रखते हैं। इस टॉपिक में भारत के बारे में लेखक ने अपनी काफ़ी अच्छी सोच रखी है कि यहाँ पे वर्षा ऋतु की जो जादुई बरसात है जिसमें धरती झुलसी हुई होती है वह खिल जाती है एक तरह से, उसमें सौंदर्य और हरियाली आ जाती है। इसमें विशाल नदियां हैं, बहते जल के बारे में बताया है, ठंड की चादर से लिपटे हुए खैबर देश जो आपस के जो क्षेत्र है उनके बारे में बताया है, भारत के दक्षिणी सिरों के बारे में बताया है, वहाँ के लोगों के बारे में कि कौन ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ के क्षेत्र में कौन रहता है और जो कौन से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, इन सब के बारे में बताया है। और हिमालय क्षेत्र के बारे में जो हमेशा बर्फ़ की टोपी पहने रहता है, या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो हमेशा नए नए फूलों से नवजात मतलब नए नए फूलों से लदी होती है, भरी होती है और उनमें झरना बहता रहता है कलकल करता हुआ। ये जो है भारत अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं, इसमें लेखक कह रहे हैं, और उसे सहेज कर रखते हैं। जो उन्होंने ये बुक लिखी है भारत की खोज, इसमें इस तलाश यात्रा के दौरान इसमें इन्होंने बताया है कि वो भारत की इस तस्वीर को एकदम सहेज कर संभाल कर रखते हैं और इन चीज़ों को उन्होंने अच्छे से देखा था और समझा था और उन्होंने जाना कि किस प्रकार भारत में विविधताओं में भी एकता है।